नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज बीपीएससी 67 की नई क्लासेस में। देखिए, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया जो कि आपके एग्जामिनेशन में मेजर रोल प्ले करती हैं, लेकिन एक चीज जिसको हम लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, जो कि टॉपिक है रिलेटेड हमारे रक्षा प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस से। देखिए, डिफेंस सेक्टर के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर पीसीएस के लेवल में आप देखते हैं तो बीपीएससी भी इन क्वेश्चंस को खींचने में जरा भी कमी नहीं करता है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करता है। तो आप भी इन टॉपिक्स को पढ़ने में जरा सा भी कमी या कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को बिना किसी दिक्कत के, और इसके जितने टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को डीपली स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो मॉडल क्वेश्चन बनाए गए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग डील करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा घरेलू स्तर पर निर्मित खैबर बस्टर मिसाइल लॉन्च किया गया है? मतलब क्या है, किस देश के द्वारा सबसे मतलब ही क्या है, जो घरेलू स्तर पर एक निर्मित इनकी मिसाइल है जिसको क्या नाम दिया गया है, बस्टर, खैबर बस्टर मिसाइल, इसको लॉन्च किया गया। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ईरान, इजराइल, भारत, पाकिस्तान, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ईरान। देखिए, कुछ क्वेश्चन है जिसमें पहले ही क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे है, पेज नंबर मैं बता देना चाहता हूं, अपनी बुक में रिलेट कीजिएगा। पेज नंबर 56 पे आपको मिल जाएगा आपकी बीपीएससी 67 की भाग 2 वाली जो बुक है। ओके, इसमें बताया गया है ईरान की खैबर बस्टर मिसाइल के बारे में, जो कि 9 फरवरी 2022 को ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखिए, इसकी क्षमता 900 मील है और मतलब मारक क्षमता इसकी 900 मील है, और ये मिसाइल ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल पे चलता है, ये ध्यान में रखना है। एक चीज और बता दूं, इस मिसाइल को इसने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है, बल्कि ये ईरान के द्वारा पूरी तरीके से घरेलू स्तर पर निर्मित मिसाइल है। ये वही ईरान है जिसने अभी फरजाद बी गैस फील्ड से भारत को बाहर किया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, फरजाद बी गैस फील्ड, जिससे भारत को बाहर कर दिया गया था। क्योंकि ईरान की जब सैंक्शंस लगाई गई थी ईरान के ऊपर, तो भारत ने इनसे रिलेटेड बहुत सारे जितने भी आगे की पॉलिसीज थी या फिर भारत के और उनके बीच के जो बायलैटरल ट्रेड था उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया था। तो उसी का बदला देखा जा सकता है। ये ईरान का ही IRIS खर्ग, एक इनकी जो सबसे बड़ी युद्धपोत थी, सबसे बड़ी जो इनकी शिप थी, ये जाकर के क्या है, ओमान की खाड़ी में डूब गई थी आग लगने की वजह से। तो ये सारी चीजें भी आप रिलेट कर सकते हैं। हालांकि जितना दिया है उतना काफी है आपके लिए, खैबर बस्टर मिसाइल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये आपके सामने आ गया है क्वेश्चन ईरान की। ठीक है, इजराइल के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, जैसे कि सी डोम रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया? जैसा मैंने पहले भी बताया, इसका आंसर हो जाएगा इजराइल, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, सी डोम रक्षा प्रणाली। सी डोम रक्षा प्रणाली का पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं, और उसके बाद हम इसकी चीजों, जितने भी इसके जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, उन सारी चीजों को डील करेंगे। जैसे कि ये सी डोम, डोम का मतलब क्या है, ये एक तरह का डोम बनाता है, एक तरह का गुंबद बनाता है, और ऐसे एरिया को कवर करता है जिस एरिया में अगर किसी भी तरीके से बाहर से कोई भी मिसाइल या कोई भी अटैक अगर होता है, तो यहाँ पे लगाई हुई डिवाइसेस उसको डिटेक्ट करेंगी, उसको एनालाइज करके तुरंत इसके डिटेक्ट करके क्या करेगी, जैसे ये मिसाइल इधर के साइड में आना शुरू हो जाती है, इसके जमीन पे गिरने से ही पहले यहाँ से एक अटैक करके इसको तोड़ दिया जाएगा, इसको पूरी तरीके से ब्लास्ट कर दिया जाएगा। यही है सी डोम प्रणाली, यानी कि सी डोम डिफेंस सिस्टम, जो फरवरी 2022 में इजराइल ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली के रूप में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका उपयोग इजराइल की नौसेना के सार 6 श्रेणी के कोरवेट पर किया जाएगा। एंड सी डोम रक्षा प्रणाली को इजराइल के द्वारा समुद्री सेना पर किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए डेवलप किया गया है। अगर नेवल फोर्सेस पे इनके किसी भी तरीके का अटैक होता है, तो ये सी डोम जो प्रणाली है कहीं भी ले जाकर के सेट कर देंगे, और उस पे से किसी भी तरीके का अटैक अगर होता है, तो ऐसे अटैक को ये लोग आसानी से मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इजराइल के बारे में आप सभी को पता होगा, अभी नफ्ताली बेनेट इनके नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इसहाक हर्जोग इनके नए राष्ट्रपति बने हैं, और इसकी कैपिटल है जेरूशलम, जो कि अल अक्सा मस्जिद की वजह से तो चर्चा में रहता ही है, और फिलिस्तीन भी इसे अपनी कैपिटल मानता है। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, और सारी चीजें हम लोग डील करेंगे ही आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाल ही में किस देश की विधायिका ने एक नए सीमा कानून को अपनाया है, जो राज्य और सेना को
क्षेत्र रक्षा हेतु किसी भी कार्य करने हेतु आदेशित करता है? आपके ऑप्शंस है चीन, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। देखिए अभी इंडिया के द्वारा क्या किया गया है, चाइना जो कि बॉर्डर पे हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटीज ऐसा करते रहता है जिससे कि भारत को प्रॉब्लम होती है। अरुणाचल प्रदेश को ये तिब्बत का दक्षिणतम रूप मानता है और लद्दाख के एलएसी एरिया को भी ये चाइना का पार्ट मानता है, अपने झिंजियांग प्रोविंस का। इसकी जवाब देने के लिए 21 नवंबर 2022 को आईएनएस विशाखापट्टनम, इसके पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका, यह नई विमानन योजना ब्रिगेड के बारे में बताया गया है। इसको हम लोग भी डील करेंगे, ठीक है। ये क्या है? नई सेना विमानन ब्रिगेड के बारे में बात किया गया है, यानी कि नई जो हमारी इनकी एयर मतलब इनकी आर्मी से रिलेटेड जो एक विमानन ब्रिगेड है, ठीक है, इसके बारे में बात किया गया है। इसमें क्या होगा कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे हम लोग एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके पूर्वी सेक्टर में एक नई सेना विमानन ब्रिगेड की स्थापना की, जिसके प्रत्युत्तर में अब इसका जवाब देने के लिए इन्होंने क्या है, इन्होंने अपना क्या एक विमानन योजना मतलब अपनी क्या किया, एक ब्रिगेड को स्थापित किया कि किसी भी तरीके का अगर एयर स्ट्राइक होता है, किसी भी तरीके के एयर मतलब हवा रास्ते अगर किसी भी तरह का अटैक होता है तो भारत जवाब दे सके। अब इसके जवाब में चीन ने क्या किया, इनकी जो लेजिस्लेचर है, इनकी जो विधायिका है, इन्होंने क्या किया, नए सीमा कानून को अपनाया है। इन्होंने कहा कि राज्य और अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए आर्मी को किसी भी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि आर्मी को पूरी तरीके से इन्होंने कमान सौंप दी। अगर आपको लगता है गोली चलानी है गोली चलाओ, बम चलाना है बम चलाओ, आपको किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसी एक परमिशन दे दी थी चाइना के द्वारा, ठीक है। नई सेना विमानन ब्रिगेड को मार्च 2021 में तेजपुर असम के पास बीसामारी हवाई अड्डे के पास, देखिए बीसामारी ये असम का है, ठीक है, बीसामारी हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया था। और यहाँ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, जिसे हम लोग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं, अमेरिका का चीता हेलीकॉप्टर है ये, और इजराइल का हैरान ड्रोन है। ऐसा मतलब ड्रोन, ऐसा वाला ड्रोन है ना, वो वाला ड्रोन नहीं जो कि शादी में उड़ता है, आपकी रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। ये डिफेंस ड्रोन है, ऐसा ड्रोन जो कि दुश्मनों के क्षेत्र में जाकर के बमबारी कर सकता है, दुश्मनों के क्षेत्र में जाकर के गोलीबारी कर सकता है। इसे हैरान ड्रोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि इजराइल से भारत ने परचेस किया था। 4 हैरान ड्रोन्स को भी परचेस किया था। ओके, एलएसी की बात कर लेते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ऐसा सीमांकन है, ऐसा बॉर्डर है जो भारतीय नियंत्रण क्षेत्र को चीनी नियंत्रण क्षेत्र से अलग करता है। एंड हाल के वर्षों में भारत के द्वारा शुरू की गई अवसंरचना परियोजनाओं के कारण लद्दाख की गलवान घाटी में भी बहुत ज्यादा विरोध बढ़ गया है, क्योंकि भारत ने अपनी डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया है। लद्दाख में भी जितनी डेवलपमेंट हो सकती है उन सारे डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाया है, मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की वजह से चाइना का विरोध अब बढ़ गया है, क्योंकि भारत अब मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, अपने एरियाज को और ज्यादा बेहतर से बेहतर बना रहा है। आगे बात की गई है, नई ब्रिगेड का कार्य मुख्य रूप से सेना की खुफिया निगरानी और टोही का मतलब आईएसआर होता है, ठीक है, इसकी गतिविधियों के लिए है, जो यह एलएसी पर अन्य उद्देश्यों के लिए सेना के समर्थन में कर सकता है। नॉर्मल सी बात जान लीजिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, ये सब चीन के साथ सीमा बनाते हैं, और सीमा बनाने की वजह से चीन जो है इन पर कहीं ना कहीं कब्जा करने की, उसकी जो विस्तारवादी नीति है इसको पूरी तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है। इसके जवाब में इनकी एक योजना चलाई गई, जिस योजना को हम लोगों ने देखा, नई ब्रिगेड इनकी योजना चलाई गई, विमानन ब्रिगेड योजना, और उसके जवाब में चाइना ने एक अपना रेजोल्यूशन पास किया। इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे कौन कौन से 3 सेक्टरों में चाइना और इंडिया के बीच की जो रेखाएं हैं उसको विभाजित किया जाता है। हालांकि मैकमोहन रेखा भी अलग करती है भारत और चाइना को, लेकिन यहाँ पे 3 सेक्टर में इसको बांटी जाती है। एक हो जाता है आपका पश्चिमी सेक्टर, एक हो जाता है आपका मध्य सेक्टर, और एक हो जाता है आपका पूर्वी सेक्टर। बात करें पूर्वी सेक्टर की, तो पूर्वी सेक्टर में तो आप लोग देखते हैं वही अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, जहां पे चाइना अपना कब्जा बताने की कोशिश करता है। मध्य सेक्टर में तो कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं है, नेपाल और भूटान वगैरह, उससे दिक्कत नहीं है। पश्चिमी सेक्टर में हमारा एलएसी वाला एरिया आता है, जिसकी वजह से आप लोग अभी सुना होगा आप लोगों ने गलवान घाटी का मुद्दा, और जो लद्दाख के ऊपर स्ट्राइक्स वगैरह हुई थी, बहुत सारी झड़प हुई थी, इन सारी झड़पों के बारे में आप लोग समझ सकते हैं। इसी को हम लोग पश्चिमी सेक्टर से रिलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, ये है हमारा अगला मॉडल क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 15B के तहत किस युद्धपोत को हाल ही में नौसेना को सौंपा गया? आईएनएस करंज, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस कलवरी, आईएनएस विशाखापट्टनम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा आईएनएस विशाखापट्टनम। देखिए प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 विमानों को, 4 जो हमारे शिप होते हैं, युद्धपोत होते हैं, वॉरशिप होते हैं, इनको डेवलप किया जा रहा है। 28 अक्टूबर 2021 को निर्मित 4 अत्याधुनिक जो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल हैं,
इनको जहाजों में जो है पहला युद्धपोत के साथ स्टार्ट किया गया। देखिए स्टील्थ का मतलब क्या होता है? स्टील्थ का मतलब होता है जो कि रडार की पकड़ में ना है। तो रडार की पकड़ में ना है ऐसे युद्धपोतों, ऐसे वॉरशिप्स को आईएनएस विशाखापट्टनम के रूप में नौसेना को भी सौंप दिया गया है। निर्माण इसका किसने किया? तो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। एंड ये स्वदेशी स्टील तकनीक को उपयोग करके इसको उपयोग में लाया जा रहा है। ये भारत का निर्मित सबसे बड़ा विध्वंसक जहाज है। नाम रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे बड़ा विध्वंसक जहाज कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट 15B के तहत तैयार किया गया विशाखापट्टनम, आईएनएस विशाखापट्टनम, इंडियन नेवल सर्विसेज का विशाखापट्टनम। और कुछ रिलेट करते चलें तो यह युद्धपोत ब्रह्मोस की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और लंबी दूरी की सतह से हवा में जो मार करने वाली मिसाइलें हैं उसको ले जा सकने में सक्षम है। आगे है, इस जहाज में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एसएम, जिसको हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट रेंज, जो हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, ठीक, तो सैम इसको बोलते हैं, और स्वदेशी टारपीडो ट्यूब लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी लॉन्चर और 76 मिलीमीटर की सुपर रैपिड गन माउंट जैसी कई स्वदेशी हथियार प्रणालियां इसमें मौजूद की गई हैं। लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब देख लेते हैं ये प्रोजेक्ट 15B है क्या, जिसके तहत इन 4 वॉरशिप्स को तैयार किया गया है। ठीक है, अभी तैयार किया भी जाएगा, कुछ बाकी भी हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 जहाजों के निर्माण का अनुबंध किससे किया गया है? एमडीएल से। 2011 में यह अनुबंध हो गया था, ये एग्रीमेंट हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। एंड प्रोजेक्ट 15B जो अत्याधुनिक हथियार, सेंसर, स्टील्थ टेक्नोलॉजी और स्वचालन तकनीकी से लैस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज है। देखिए दूसरा कौन सा जहाज है? एक जहाज तो हो गया आपका आईएनएस विशाखापट्टनम, तो दूसरा जहाज आपका जो है मुरगांव है। मुरगांव नाम का जो दूसरा जहाज है, इसको 2016 में ही लॉन्च कर दिया गया था और इसे बंदरगाह परीक्षणों के लिए भी तैयार किया जा रहा है। तीसरा जहाज इम्फाल है, आईएनएस इम्फाल, 2019 में लॉन्च हुआ था और ये अपने निर्माण के एडवांस वर्जन में भी पहुंच रहा है। और चौथा जहाज जो है ये सूरत, आईएनएस सूरत का नाम है, ठीक है। सूरत अभी इरेक्शन की प्रक्रिया के तहत है, जिसे 2022 के तहत लॉन्च कर दिया जाएगा, अभी ये बन रहा है, ठीक है। आगे हम लोग कुछ और चीजों को रिलेट करेंगे, जैसे आपके सामने कुछ और ऑप्शंस मैंने रखा था, तो ये क्या है? ये आपकी जो अभी मैंने बताया प्रोजेक्ट 15B के तहत तैयार होने वाली जो वॉरशिप्स हैं। अभी प्रोजेक्ट 75 के तहत भी कुछ हमारी वॉरशिप्स तैयार हुई हैं। 6 वॉरशिप्स का प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 75, यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब 75वीं वर्षगांठ मनेगी भारत की आज़ादी के, तो उस समय प्रोजेक्ट 75 को लॉन्च किया गया था उसी के लिए, जिसमें 6 वॉरशिप्स को डेवलप करने की बात की गई थी, जिसमें से 3 आपकी आईएनएस करंज, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस कलवरी, ये तो पहले लॉन्च हो चुका था। 3 और लॉन्च हुई है, कौन सी? आईएनएस वेला एंड आईएनएस वागशीर, आईएनएस वागीर है, एक आईएनएस वागीर है और एक आईएनएस वागशीर है, ठीक है। तो कौन कौन से आपके हो जाएंगे? 6 को याद कर लो आप लोग। प्रोजेक्ट 75 अगर पूछे आपसे तो ट्रिपल के यानी करंज, खंडेरी, कलवरी एंड ट्रिपल बी यानी कि वेला, वागीर एंड वागशीर, ठीक है। इसको याद कर लेना आप लोग, दोनों को रिलेट करके याद कीजिएगा, कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, सब कुछ मैंने रिलेट इसी वजह से कर दिया आपके सामने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अग्नि प्राइम से रिलेटेड है और यहाँ पे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? और आंसर हो जाएगा हमारा ओडिशा। देखिए ओडिशा के अभी अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि पी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है ओडिशा का, ये पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, इसका नया नाम रख दिया गया, पहले ये ध्यान दे लेंगे। और ये परीक्षण किया गया इसने तो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नई पीढ़ी की एडवांस वर्जन की जो है परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी, इसका ओडिशा के बालासोर तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि पी क्या है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसे हम IGMDP के नाम से जानते हैं। आगे बात की जाए तो अग्निवर की एक नई मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। इसकी और बात की जाए तो इसके कनस्तर यानी कंटेनर की आधारित प्रणाली पर इसे विकसित किया गया है। मिसाइल कंटेनर यानी मिसाइल भी इसमें कंटेन की जा सकती है। बहुत सारी कुछ जितनी नई टेक्नोलॉजीज है उसको यहाँ पे, जैसे कि इसमें कंपोजिट प्ररोधन प्रणाली, नवीन मार्गदर्शन, नियंत्रण तंत्र, अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम सहित कई बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज को इसमें डाला गया है।
अग्नि पी मिसाइल भविष्य में भारत की विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता को और ज्यादा मजबूत करेगी। देखिए किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, अग्नि पी की बात की जा रही है। ये अग्नि किस सीरीज का मिसाइल है, ये अग्नि सीरीज का अग्नि पी मिसाइल, अभी अग्नि 5 भी लॉन्च किया गया था, तो ये अग्नि पी है, इसको ध्यान में रखेंगे। अभी ये अग्नि है, ये किस सीरीज की मिसाइल है, तो के सीरीज की मिसाइल है। के सीरीज की मिसाइल में 5 मिसाइल्स आ जाती हैं, कौन कौन सी, एक आ जाती है कलाम सीरीज, के फॉर कलाम सीरीज, ये ध्यान में रखते रहिएगा। एक आ जाती है आपकी पृथ्वी, एक आ जाती है आपकी आकाश, एक आती है आपके त्रिशूल, एक आती है नाग और एक आ जाती है आपकी अग्नि। ठीक है, तो कौन कौन सा, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश, ये आपकी जो 5 है, पटना करके याद कर लेना आप लोग, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये 5 जो पूरी तरीके 5 देख सकते हैं ना, 5 जो हमारी कौन सी हैं, 5 के सीरीज की मिसाइल्स हैं, इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बड़ी आसानी से डील करेंगे, बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। डिफेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही कहा डिफेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जितना इंपॉर्टेंट होगा उसको उसी हिसाब से हम लोग टाइम भी देंगे। आगे हाल ही में एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे अभी राजस्थान के पोखरण रेंज से हाल ही में हेलिना मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, इसरो, डीआरडीओ, एसआईआई यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड बीबी यानी भारत बायोटेक। ऑफ कोर्स आंसर आपका डीआरडीओ ही होगा, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सभी का काम तो ही दूसरा है, तो उन सबको हम लोग यहाँ पे रिलेट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका सिंपल सा है, जिसको कि हम लोग देखेंगे डीआरडीओ के द्वारा अभी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को डेवलप किया गया है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अभी डीआरडीओ ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसको SAAW के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका सफल परीक्षण किया है। आगे बात कर लेते हैं, ये स्वदेशी रूप से निर्मित 100 किलोमीटर मारक क्षमता वाला एक स्मार्ट हथियार है, जो रडार, बकर, टैक्सीवे, बंकर की बात कर रहा है, ठीक है, बंकर, टैक्सीवे और रनवे जैसी शत्रु की जो हवाई क्षेत्र हैं, इनकी परिसंपत्तियों को, इनकी प्रॉपर्टीज को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। पहली बार इस श्रेणी की सीरीज की जो बम है, इसको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर आधारित फ्लाइट से परीक्षण किया गया था, ऊपर से मतलब बरसानी बम वर्षा की बात जो की जाती है, ये किया गया है। नॉर्मल सी बात यहाँ पे बताई गई है कि इसकी सटीक मारक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए इसे इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर टेक्नोलॉजी से भी युक्त किया गया है। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है, इसी वजह से तो डिफेंस के मामले में भी भारत बहुत ही आगे चलता जा रहा है। अभी हम लोग सिपरी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको बड़ी आसानी से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, सो द आंसर इज आंसर नंबर बी, यानी डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना होती है 1958 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट तुशील को कहां पे लॉन्च किया गया, तुशील की बात की जा रही है, इसको कहां पे लॉन्च किया गया, तो देखिए है तो ये इंडिया का, लेकिन इसको अभी रशिया में किलिनिंग्राद एक जगह पड़ती है, रशिया के किलिनिंग्राद में इसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया। ये एक डिफेंस डील थी भारत और रशिया के बीच में। आपको पता है कि भारत से जो डिफेंस की परचेजिंग है, भारत के 60% तक भारत जो है किस पे आधारित है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ये रशिया पे। हालांकि 40% कभी कभी कह देते हैं लोग, मैक्सिमम देखा जाए तो 60% पूरी तरीके से डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर। तभी तो ऐसी कंडीशन में भी हमारी और रशिया यानी इंडिया और रशिया के बीच की जो दोस्ती है वो कहीं भी खत्म नहीं हो रही है, ये ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। तो भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट तुशील को रूस के कैलिनिनग्राद के यंतर शिपयार्ड में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। देखिए तुशील को 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा और भारतीय नौसेना के लिए 2016 में भारत और रूस के बीच इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, जिसे IGA बोलते हैं, अंतर सरकारी समझौता बोलते हैं, इसके तहत इस जहाज को विकसित किया गया। देखिए 4 जहाजों को डेवलप किया गया था, 2 जहाजों को रशिया में डेवलप किया गया था, 2 जहाजों को इंडिया में डेवलप किया गया है, और इनकी बाद में क्या है इंटरचेंजिंग कर दी जाएगी, इंडिया को इसको सौंप दिया जाएगा। ये मिला करके पूरी डील थी, जिसमें से INS तुशील ये जो आपकी स्टील्थ फ्रिगेट तुशील है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको जरूर देखिएगा, क्वेश्चंस को रिलेट करते चलिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए हाल ही में इनफ्लेंटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए इसको रिलेट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम, जिसको कि लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। देखिए इसको लॉन्च किया गया कहां से, इजराइल से लॉन्च किया गया था। इसको हम लोग यहां से डील करना स्टार्ट कर लें। क्वेश्चन है आपका
इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम किस देश ने लॉन्च किया? तो देखिए, इजराइल ने अत्यधिक ऊंचाई पर मौजूद खतरों का पता लगाने के लिए एक विशालकाय इन्फ्लेटेबल डिटेक्शन मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का एक डेवलपमेंट किया है। इस सिस्टम से क्या होगा, इससे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी और यूएसए एरोस्टेट निर्माता टीकॉम है, इसने मतलब डेवलप किया होगा। क्या ये बता दूं, यह रक्षा प्रणाली लंबी दूरी या फिर ऊंचाई से इजराइल की ओर आ रहे खतरे को भांप लेगी और हवा में इसको खत्म कर देगी। जैसे सी डोम प्रणाली मैंने बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से ये क्या करेंगे, मान लीजिए रेंज है बहुत ज्यादा ऊपर तक, बहुत ज्यादा ऊंचाई से, कहीं पे कोई भी ऐसी एरिया से जा रहा है जहां पे हम लोग देख ही नहीं सकते, दिखाई नहीं देगा, बहुत ज्यादा ऊंचाई से अगर किसी तरीके का अटैक इजराइल के ऊपर किया जा रहा है, तो इजराइल ऐसा देश है जिसको अपने डिफेंस पे बहुत ज्यादा खर्च करना ही पड़ता है। छोटा सा देश है लेकिन फिर भी इसके ऊपर बहुत सारे खतरे मंडराते रहते हैं, तो इसलिए इसको हमेशा जरूरी होता है कि अपने डिफेंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर को बढ़ाता जाए। ठीक है, तो ऐसी एक सिस्टम को इन्होंने डेवलप कर लिया है जिसको कि इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम के नाम से हम लोग जान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका तो इजराइल आंसर हो गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, अभी हाल ही में रशिया ने एक परीक्षण किया है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। कौन सा? जिरकॉन क्रूज मिसाइल का। देखिए क्या है, सबसे पहले तो आप हाइपरसोनिक का मतलब समझ लीजिए, ये साउंड की जो स्पीड होती है उसको हम लोग मैक में नापते हैं, 1 मैक तक होती है साउंड की स्पीड। ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे इसकी स्पीड से अकॉर्डिंग मिसाइल्स को कैसे डेवलप किया जाता है, तो एक होता है आपका सबसोनिक मिसाइल। कौन सी? एक होती है सबसोनिक मिसाइल, जिसको कि 1 मैक से कम की जो स्पीड होती है इस स्पीड में रखा जाता है। ठीक है, दूसरी होती है सुपरसोनिक मिसाइल। कौन सी? सुपरसोनिक मिसाइल। तो सुपरसोनिक मिसाइल ऐसी होती है जिनकी स्पीड 1 मैक से लेकर के 5 मैक के बीच में होती है, 5 मैक के बीच में होती है, इसको हम लोग सुपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। एंड एक होती है आपकी हाइपरसोनिक, बहुत ही ज्यादा स्पीड लेती हुई। हाइपरसोनिक मिसाइल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 5 मैक से ज्यादा स्पीड किसी मिसाइल की है तो उसे हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। जैसा कि अभी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात की गई है। चलिए, क्रूज ये टर्म है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, व्हाट इज क्रूज। तो देखिए, क्रूज को मैं समझा दूं आपको, कई तरह की मिसाइल्स होती है। एक होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल में ही बोलते हैं जो पैराबोला बनाती हुई जाती है, कहीं और जाकर के ब्लास्ट कर देती है। ऐसी मिसाइल्स कभी कभी इंटरकॉन्टिनेंटल भी होती है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पहली वाली। दूसरी क्रूज मिसाइल की बात की जाए तो क्रूज मिसाइल का मतलब है सतह से पहले हवा में गई, हवा से सीधी चली, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं गई और सीधे सीधे जाकर के दुश्मन के क्षेत्र पे वॉर कर दिया। यानी ये पैराबोला नहीं बनाता है, ये पैरेलली उड़ रहा है। कहां से? जमीन के पैरेलली उड़ रहा है और जाकर के ये अटैक कर दे रहा है, तो इसको क्रूज मिसाइल बोलते हैं। ठीक है, क्रूज मिसाइल समझ लिया आप लोगों ने। एक और सेमी बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिसमें क्या होता है, ऐसे इस तरीके से हाफ पैराबोला बना करके आकाश में कोई भी अगर जहाज जा रहा है तो उसके ऊपर अटैक किया जाता है, इसको सेमी बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल होती है ये। चलिए, इसके बारे में और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं जो हमारी मैगजीन से जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल में होता है, बहुत अच्छे से बताया गया इसमें। देखिए, यह है आपका जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो अक्टूबर 2021 में रूस ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसको जिरकॉन नाम दिया गया। इस परीक्षण को बैरेंट सागर में किया गया, पहले ये देखिए। एंड उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में रूसी नौसेना ने फ्रिगेट एडमिरल मोर्गेशेव, कौन सा? गोर्स्कोव, ये नाम है इनका, गोर्स्कोव नाम है, गोर्स्कोव युद्धपोत से जिरकॉन मिसाइल का पुनः सफल परीक्षण रूसी आर्कटिक सागर में किया गया। आर्कटिक सागर में कुछ क्षेत्र जो है ये रशिया का भी पड़ता है, उस क्षेत्र की बात की जा रही है। जिरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज्यादा है, जिसे हम 8 मैक के नाम से जानते हैं। आगे बताया मैंने आपको कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है, यानी कि 450 किलोमीटर दूर तक स्थित जितना भी इनका टारगेट होगा उसको बड़ी आसानी से ये बीट कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 7 सितंबर 2020 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की बात कर रहा हूं, इसने स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम के जरिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यानी भारत भी अपनी क्रूज मिसाइल या फिर अपनी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको बनाने के क्रम में लगातार आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में भी बताया गया है। सो द आंसर इज रशिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टॉक, देखिए ये स्टॉकहोम से रिलेटेड एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है। ठीक है, तो सिपरी की, ये सिपरी अभी फुल फॉर्म में बताऊंगा आपको। सिपरी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो भारत की रैंकिंग यहाँ पे तीसरी रही है। अभी हम लोग इसको पूरा डिटेल में डील करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
फर्स्ट नंबर पे आपका कौन सा आ जाता है? फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा डिफेंस के ऊपर खर्च करने वाला देश आ जाता है यूएसए। सेकंड नंबर पे हमारा प्यारा चाइना आ जाता है और थर्ड नंबर पे हमारा बहुत ज्यादा प्यारा इंडिया आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पे यही तीन देश हैं। फोर्थ नंबर पे आपका यूके आता है। इन सारी चीजों को हम लोग रिलेट करेंगे। बस फर्स्ट सेकंड थर्ड इंडिया की पोजीशन मालूम करनी जरूरी होती है एंड इंडिया के अलावा जो फर्स्ट नंबर पे है उसकी पोजीशन थोड़ी सी मालूम करनी जरूरी होती है। चलिए देखते हैं इसमें। सिपरी, जिसको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, स्वीडन में स्टॉकहोम है एक, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक, एंड इसकी रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय कंपनियां, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसे HAL के नाम से जानते हैं, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस यानी कि जो हमारे जहाँ पे हथियार वगैरह बनते हैं, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी वर्ष 2020 में वैश्विक हथियारों की बिक्री में 1.2% की हिस्सेदारी थी। पूरे भारत में, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी $285 बिलियन या कुल हथियार बिक्री में 54% हिस्से के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद चीन 13% और यूके 7.1% इनका स्थान है। ध्यान रखिए ये किसकी, ये बिक्री की बात की जा रही है, किसने कितना बेचा। भारत बिक्री बहुत ज्यादा नहीं करता है, खरीदता बहुत ज्यादा है। तो सिपरी की रिपोर्ट है हथियारों का बहुत ज्यादा कौन यूज कर रहा है, इसके लिए इस रिपोर्ट को सामने लाया गया था। 2020 की बात की जाए तो भारत ने घरेलू कंपनियों का समर्थन करने और हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 100 से अधिक विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरणों के आयात पर लगातार स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से रोक लगाना स्टार्ट कर दिया कि अब हम ये नहीं लेंगे, ये हम खुद ही डेवलप करेंगे, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्ट हो गया, उसको भी हम लोग खुद ही डेवलप करेंगे। तो इन सारी चीजों की स्टार्टिंग की गई। सिपरी है क्या? ये सिपरी, जिसका फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये सिपरी एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। संघर्ष, सशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण, निरस्त्रीकरण, अनुसंधान के प्रति समर्पित है। सब कुछ छोड़ो, नॉर्मली जान लो ये एक थिंक टैंक है। ये विचार करते हैं, ये अपनी ऑर्डर मतलब अपने जो विचार हैं उसको रखते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे बताते हैं कौन सा देश बहुत ज़्यादा डिफेंस में लिप्त है, कौन सा देश ऐसा है जो हथियारों को खरीद बेच बहुत ज़्यादा कर रहा है, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि हथियार से क्या होता है, आपसी दुश्मनी बढ़ती है। ये इसका सोच रहा है, थिंक टैंक है। ओके, हाल ही में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के लिए किस राज्य की सड़कों पर आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी? तो इसकी घोषणा अभी हाल ही में हमारे नितिन जयराम गडकरी जी ने की थी, जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री भी हैं। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। एंड द आंसर इज 5th, यानी कि एक से अधिक। आपके इन 4 राज्यों में तो स्टार्ट होगी और सारे राज्यों में भी होगी स्टार्ट। देखिए नॉर्मल सी बात है, हमारे रनवे पे कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी क्या कुछ गड्ढे वड्ढे आ जाते हैं, लेकिन ऐसे गड्ढे क्यों आते हैं? क्योंकि उसकी अच्छे तरीके से मरम्मत नहीं होती है, अच्छे तरीके से बनती नहीं है। इसको कोई मतलब ऐसे मतलब अनदर नहीं लेने की जरूरत है। अधिक पैसा लगा करके अच्छे तरह की सड़कें तैयार की जाती हैं, तो इस पर किसी तरह के गड्ढे वड्ढे नहीं होंगे। अगर इस लेवल की, यानी हम अगर इस लेवल जो रनवे पे हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, इस लेवल का मटेरियल अगर हम अपनी सड़कों पे यूज करें और सड़क को भी इस लेवल का बना दें कि वहां पे अगर इमरजेंसी लैंडिंग करानी हो किसी भी प्लेन की तो वो हो सके, तो क्या होगा? इसी बेस पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 19 अन्य स्थानों पर आपातकालीन लैंडिंग की सुविधाएं विकसित की जाएगी। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सड़क को इस काबिल बना दिया जाए कि आसानी से उस पर उतर सके। आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की गई है और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी हैं, इन्होंने संयुक्त रूप से 9 सितंबर 2021 को राजस्थान के बाड़मेर जिले के पास राष्ट्रीय राजमार्ग है 925A, इस पर क्या किया है? सट्टा गंधा खंड है, वहां पे क्या है, भारतीय वायुसेना के लिए इमरजेंसी लैंडिंग की सर्विस का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये हाईवे की रणनीतिक रूप से यूज करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। नॉर्मल सी बात है। और ये लैंडिंग सुविधा 2 लेन के गगरिया, भाखारास और सट्टागंधा सेंटर का हिस्सा है। ये भारतमाला परियोजना का भी हिस्सा है, ये भी ध्यान में रखते रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे हम लोगों को मतलब है। सिर्फ की पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, खड़गपुर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लेह और असम, यहाँ पे इसको डेवलप किया जाएगा। यानी भारत के लगभग हर कोने में ये जाएगा, हर कोने में इसको डेवलप किया जाएगा। आगे बताया गया है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किए गए अभियानों को एक बढ़त प्रदान करेगा और इनके लिए स्ट्रैटेजिक रूप से देश की रक्षा करना आसान बना देगा। किसी भी साइड पे अपनी एरोप्लेन को उतारना हो, अपने वॉर मतलब किसी भी तरीके से लड़ाकू विमान को अगर उतारना हो, ठीक है, तो जेट विमान को उतारना हो, इसके लिए अगर हर जगह पे लैंडिंग सुविधा, इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा हो तो बड़ी आसानी से कहीं पे भी अटैक हो उसको जो है अच्छे तरीके से कवर किया जा सकता है। इसके लिए इसको स्टार्टिंग की गई है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं ये बता दूं, लगभग 800 से ज़्यादा, ठीक है, 800 बिलियन डॉलर से ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर है अमेरिका का। लगभग 250 से ज़्यादा बिलियन डॉलर का डिफेंस एक्सपेंडिचर है चाइना का। और भारत के डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात की जाए, सैन्य खर्च की बात की जाए, तो ये है 76.6 बिलियन डॉलर का। ये पर ईयर की बात की जा रही है, तो मतलब इतना बता देता है कि भारत भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इन सारी चीज़ों को लेकर के। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफेंस पे इतना ज़्यादा खर्च कर रहा है तो बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे देखिए ज़ीरोकॉन मिसाइल की हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये 2 बार प्रिंट हुआ था। युद्ध अभ्यास को हम लोग यहाँ रिलेट कर लेंगे। जैसे अभी हाल ही में इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज हुई जिसे हम लोग स्लिनेक्स एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। कौन सा? SLINEX, ठीक है। इसको हम लोग डील करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी बायलेटरल एक्सरसाइजेज जो हैं। इसको विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। 7 मार्च से 10 मार्च 2022 के बीच में इसको मतलब स्टार्ट किया गया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये क्या है, नौसैनिक एक्सरसाइज है, यानी नेवल एक्सरसाइज था। नेवल मतलब 2 नेवीज के बीच में बायलेटरल एक्सरसाइज होता है, उससे रिलेटेड है। ओके, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके किसके बीच हुआ एक्सरसाइज ये इंपॉर्टेंट है। वायु शक्ति की बात करें तो पोखरण रेंज राजस्थान में इसको आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना के होने वाला वायु शक्ति अभ्यास को स्थगित कर दिया गया हाल ही में। इसमें राफेल को पहली बार शामिल किया जाना था, राफेल की कलाबाजियों को दिखाना था, बट इसको अभी क्या है टाल दिया गया था। किसकी वजह से? क्योंकि इसमें बाकी बाहर के जितने भी देश हैं उन लोगों को भी बुलाना था, एंड पैंडेमिक की वजह से इसको क्या है टाल दिया गया था। आगे आ जाता है आपका कोबरा वॉरियर, इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में होने वाला ये एक्सरसाइज है। कौन सा? कोबरा वॉरियर। ब्रिटेन में होने वाला ये एक्सरसाइज था 6 से 27 मार्च 2022 को, लेकिन इस युद्ध अभ्यास को यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण स्थगित कर दिया गया। आगे देख लेते हैं पूर्व धर्म गार्जियन। देखिए धर्म गार्जियन क्या है, बेलगाम, कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित किया गया। कहाँ है? 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 के बीच में भारत और जापान के बीच पूर्व धर्म गार्जियन के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। ये बेलगाम वही है जहां पे भारत का सबसे ऊंचा क्या है, सबसे ऊंचा तिरंगा ध्वज, यानी कि हमारी जो कौन सी झंडा है, तिरंगा झंडा है, ये लगा हुआ है। 361 मीटर की है, 361 फीट की हाइट पे ये लगा हुआ है, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। नेक्स्ट हो जाता है हमारा अभ्यास मिलन के बारे में, जो विशाखापट्टनम में अभी आयोजित किया गया। ये 25 फरवरी 2022 से 4 मार्च 2022 के बीच में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। आगे बात कर लें तो ये द्विवर्षीय युद्धाभ्यास है जिसे 1995 में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ईस्टर्न ब्रिज 6 के बारे में। इसको राजस्थान में आयोजित किया गया और राजस्थान में भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, यानी ओमान और भारत के बीच में होने वाला एक बायलैटरल एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। आगे आ जाता है पासेक्स एक्सरसाइज, जिसको कि अरब सागर में अभी एग्जीक्यूट किया गया। जनवरी 2022 में भारत और रशिया के बीच में अंतर्राष्ट्रीय पासेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जिससे INS कोच्चि ने भी भाग लिया था। ठीक है, तो इंडिया और रशिया के बीच में ये जो अभी इधर की जो लास्टली एक्सरसाइज हुई थी यही हुई थी। और इसके बाद से क्या है, रशिया जो है फरवरी मार्च में क्या है युद्ध में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देता है। आगे सी ड्रैगन 2022 पश्चिम प्रशांत महासागर में इसको एग्जीक्यूट किया गया। पश्चिमी प्रशांत महासागर के सी ड्रैगन समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया था अभी एंडरसन वायुसेना बेस गुआन में आयोजित हुए इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में। देखिए बहुराष्ट्रीय, ये मल्टी मतलब एक तरीके से होता है ना बाइलेटरल, एक होता है मल्टीलेटरल, यानी बहुत सारे देश इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे देश भाग लिए। कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, इन सारे देशों ने भाग लिया। और समुद्री टोही विमान P-81 ने भी भाग लिया था, जो कि भारत का एक विमान है। पैनिक्स 21 पैंडेमिक की वजह से इसको पैन नाम दिया गया, PAN पैंडेमिक एक्सरसाइज, इसको पैनिक्स एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। पैनिक्स 21, तो पैनिक्स 21 पूरे भारत में आयोजित किया गया। जो बिम्स्टेक देश हैं, बिम्स्टेक देशों के बीच में इनको आयोजित किया गया था। ये भी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसको रिलेट करेंगे। सागर शक्ति अभ्यास, कक्ष प्रायद्वीप, अरब सागर, ये कक्ष प्रायद्वीप वाला है, कक्ष वाला जो एरिया आपका पड़ जाता है, इधर वाला एरिया, ठीक है, गुजरात का जो पोर्शन पड़ जाता है, इसकी बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था अरब सागर में। बहुत कम हालांकि अरब सागर में हमारे एक्सरसाइजेस होते हैं। तो ठीक है, अरब सागर की बात की गई है। 19 to 22 नवंबर 2021 के बीच इसको कक्ष प्रायद्वीप के अरब सागर में अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया था। कौन कौन भाग लिया था? तो भारतीय जल, भारतीय थल और भारतीय वायुसेना के साथ BSF, समुद्री पुलिस ये कोस्ट गार्ड की बात कर रहा है, एंड गुजरात पुलिस और भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड और समुद्री पुलिस, हाँ सी पुलिस उसकी बात की जा रही है, गुजरात में स्पेशली जो लगाए जाते हैं। इन सभी लोगों को मिला करके एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जिसको कि सागर शक्ति अभ्यास के नाम से हम लोग जानते हैं।
नेक्स्ट है एक्स शक्ति 2021, ये फ्रीजस, फ्रांस के फ्रीजस में आयोजित किया गया 15 से 26 नवंबर 2021 के बीच। अंडमान सागर में भारत और फ्रांस के बीच आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, जिसे हम लोग एक्स शक्ति एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। चलिए बस कुछ बचा हुआ है, कुछ को हम लोग यहीं पे डील कर लेंगे, बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे कि सिट मैक्स एक्सरसाइज अंडमान सागर में हुआ 15 से 16 नवंबर के बीच अंडमान सागर में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच। आगे देख लेते हैं पूर्व युद्ध अभ्यास, जो कि युद्ध बेस एंड आउट, देखिए क्या है, ये कहां पे किया गया, इसको अमेरिका में, अलास्का वाला जो पोर्शन है, अमेरिका के अलास्का वाले पोर्शन में इसको क्या है स्टार्ट किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था अक्टूबर 2021 के बीच। इसमें क्या है 15 से 29 अक्टूबर 2021 के बीच इसको भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में एक मल्टी जो बायलैटरल एक्सरसाइज है उसके रूप में इसको क्या है क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट किया गया था। फिर आ जाता है आपका कोंकण शक्ति एक्सरसाइज, अरब सागर मुंबई में, तो भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच, नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाने वाला ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। त्रिसेवा अभ्यास का आयोजन किया गया। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, त्रिसेवा अभ्यास, यानी कि जल, थल और नभ, तीनों सेनाओं के लोग इसमें भाग लेते हैं। तो ये आप ध्यान में रखते रहेंगे, कोंकण शक्ति एक्सरसाइज। ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी सब कुछ हम लोगों ने डील कर लिया। एक चीज आपको बता दूं, डिफेंस के मामले में जितने क्वेश्चन आपके आ सकते हैं करंट से, उसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको छोड़ दिया गया हो। सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही बारीकी से माइक्रो एनालिसिस करके उसको पढ़ा है। तो अपनी तैयारियों को डेली जरूर बनाइए। इस क्लास को कई बार देखिए, एक बार देखा, दूसरी बार स्पीड बढ़ा के देखिए, तीसरी बार और ज्यादा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, दोगुने की स्पीड में देखिए, 4 बार देखिए, लोगों से डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, ताकि आपके एक एक पॉइंट पे पकड़ बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए। एक एक चीजों को मैंने इस वजह से बताया क्योंकि डिफेंस को हम लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। भारत जितना सीरियस है उतने ही हमारे आयोग भी सीरियस है पूरी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लासेस के लिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए। हमारे बीपीएससी 67 की सीरीज में बहुत अच्छा आपका साथ लगता है और आप लोग इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखें। जय हिंद, शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स के लिए।